आज की क्लास एक अनिवार्य विषय को लेकर के है। नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा। ये पेपर सभी बच्चों को देना अनिवार्य होता है। अगर आप मेरी बात ना माने तो पुरानी हाई स्कूल में कोई बच्चा पहले पास हो चुका है तो उसकी मार्कशीट उठा के देख लीजिए। उसमें सबसे नीचे 6 विषयों के से अलग एक और विषय दी होती है जिसमें लिखा होता है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड ऐसा करके लिखा होता है, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है। 50 अंकों का पेपर होता है। उन 50 अंकों में ग्रेडिंग होती है। यहां पे अंकों के आधार पर ग्रेडिंग कर दी जाती है। तो आज हम उसी का आइडिया आपको देने वाले हैं कि कैसे आपको ए ग्रेड लेके आना है। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा, खेल एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होता है वो कैसा होता है, कैसा आता है, क्या पैटर्न उसका रहता है, क्या उसका कितना अंकों का आता है, कौन से क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी बातें आज के इस मॉडल पेपर में आपको पक्के से पता चल जाएंगी। शुरू करते हैं। देखो, मामला ये होता है कि पहले नंबर पे तो 50 अंकों का ही ये होता है और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को कॉपी पर ही उत्तर देना। अच्छा, इसका बोर्ड एग्जाम में ये नहीं होता है, ये आपके स्कूल में पेपर होता है। लेकिन इसकी जो ग्रेडिंग है, आप अपने टीचर और प्रिंसिपल से पूछ लीजिए, इसकी जो ग्रेडिंग है वो जाती है कहां को जाती है, वो जाती है बोर्ड को। यानी बोर्ड को इसके मार्क्स जाते हैं और वहां से ग्रेड लिख के आता है कि आपका फिजिकल एजुकेशन में क्या ग्रेड मिला है, शारीरिक शिक्षा और खेल एवं नैतिक शिक्षा में क्या ग्रेड आप पाए हैं, और वो मार्कशीट पे ओरिजिनल वाली छप के आता है। तो बड़े अच्छे से इसको समझिए। तो आज्ञा पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपने सुना होगा कि रामचंद्र ने माता पिता की आज्ञा बहुत मानी। ठीक है, यानी वो 14 वर्षों तक वन में रहे। तो आज्ञा पालन के लिए तो रामचंद्र जी मशहूर हैं। तो कुछ प्रसिद्ध महापुरुष, कुछ प्रसिद्ध जिन्हें आप भगवान मानते हैं, ऐसे क्वेश्चन उनसे भी बनते हैं। जैसे श्री कृष्ण से बन जाएगा, रामचंद्र जी से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे। और पूरा का पूरा इसका एक सिलेबस है। आप यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर स्पोर्ट एजुकेशन, वहां एक विषय दी होगी सबसे नीचे, तो आप देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या क्या है। उसमें आपको बहुत सारे महापुरुषों की जीवनियां भी पढ़नी होती हैं, योग के बारे में, खेलों के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में तमाम बातें आपको पता चल जाएंगी। सिलेबस फिलहाल आपको देखना चाहिए ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। फिलहाल मैं एक दो दो तीन पेपर जितने हो सकेंगे मैं करा दूंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिलने भी वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और देखिएगा। हालांकि बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप देखेंगे तो क्वेश्चन आधे से ज्यादा तो आपको आते ही मिलेंगे। मतलब जो आपको आ रहे होंगे क्वेश्चन के आंसर, बहुत आधे आधे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनके उत्तर आप दे ही देंगे, क्योंकि वो जबानी आपको रटे हुए होते हैं। खेलों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, पिच की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित अधिकार कौन सा है? सहभागिता का, स्वतंत्रता का, समानता का। तो समता या समानता का अधिकार है। तीसरा है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, नैतिक विकास से। तो शारीरिक शिक्षा का पूरा संबंध इन सभी से है। यानी शारीरिक शिक्षा का संबंध शारीरिक विकास से भी है, मानसिक विकास से भी है, नैतिक विकास से भी है। यानी सर्वांगीण विकास से है। शारीरिक जो आपकी फिजिकल एजुकेशन होती है जो आपके स्कूल में, उससे मतलब होता है केवल शारीरिक शिक्षा से मतलब शारीरिक का विकास नहीं होता है। शारीरिक शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सर्वांगीण विकास लगा लेंगे, यानी कि सारे विकास आ जाते हैं शारीरिक शिक्षा में। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक काम कर लिया करो यार, सब्सक्राइब तुरंत कर लिया करो। क्योंकि मामला ये रहता है, सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर हम इंपॉर्टेंट कोई क्लास लेके आते हैं, आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है और आपकी वो क्लास मिस हो जाती। पेपर दे के आते हैं, तब देखते हैं कि अरे यार ये तो वही क्वेश्चंस हैं इसमें मिल रहे हैं जो हमारे पेपर में आए थे, बट हमने पहले नहीं पढ़ा था, काश पहले पढ़ लिए होते। तो वो काश वाला शब्द ना आए, इसलिए सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, चलो, तो तीसरे का आंसर आपको पता चल गया है
कि सभी से संबंध होता है। इसके बाद देखो, शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है? ठीक, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषागत विकास। तो शारीरिक विकास जो है शैशवावस्था, माने एक बच्चे का शारीरिक विकास बहुत जल्दी होता है। आप देखते हैं ना, बच्चा अचानक से बढ़ता भी है, मोटा हो जाता है, बढ़ने लगता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है अस्थि भंजन। भंजन माने होता है टूटना। तो अस्थि भंजन का मतलब होता है, अस्थि भंजन में होती है क्या? कम पीड़ा, सहनीय पीड़ा, असहनीय पीड़ा, कोई पीड़ा नहीं। भैया जब हड्डी टूटेगी तो असहनीय पीड़ा होगी, इतनी दर्द होगी कि आप सह नहीं पाओगे। तो सीधा सा अर्थ, आप ऐसे ही इसको टिक कर दोगे। व्यक्ति की इच्छा के अधीन, पिछले वर्ष भी हमने पेपर कराया था, वो भी देख लो, हो सकता है वहां से तमाम क्वेश्चन आ जाए या वही पेपर आपके यहां आ जाए। देखो होता यह है कि स्कूलों में ये जो नैतिक शिक्षा के पेपर बनते हैं उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। स्कूलों में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर ले लिए जाते हैं या फिर कहीं से देख के टीचर बना देते हैं। तो हो सकता है हमसे ही देख के बना दें यार, मतलब मजाक की बात नहीं है, और अच्छा भी है, देख के बना दें, यही पेपर करा दें, अच्छे पैटर्न पे है, अच्छे से बच्चे इसका आंसर भी दे पाएंगे, पहले से पढ़े हुए भी हैं। तो असहनीय पीड़ा होती, व्यक्ति की इच्छा के अधीन कार्य करने वाली पेशियों को क्या कहते हैं? इच्छा के अधीन। तो जो इच्छा से पेशी चले वो ऐच्छिक पेशी है, जो इच्छा से ना चले वो अनैच्छिक है। माने छींक आना अनैच्छिक क्रिया हो गई है, और खांसना अनैच्छिक क्रिया, और खांसी आ ही जाती है। लेकिन दौड़ना ऐच्छिक क्रिया है, चलना ऐच्छिक क्रिया है, खाना ऐच्छिक क्रिया है। तो इसको कहेंगे ऐच्छिक या रेखित पेशियां। शिविर में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, वृद्ध पुरुष और छात्र छात्राएं। ठीक है, तो यहां पर शिविर की अगर हम बात करें तो शिविर में छात्र छात्राएं सब भाग लेते हैं, महिलाएं पुरुष सब भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप किताब के अकॉर्डिंग तो केवल पुरुष है, शिविर में केवल पुरुष लिखा है किताब के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग लगाइएगा। निम्न में से कौन सा थकान का लक्षण है? कार्य में रुचि का न होना, कार्य में त्रुटि करना, कार्य करने की क्षमता में कमी, ये सभी। जब आप थके होंगे, सीधा सा इसका उत्तर है, जब आप थके होंगे तो कार्य में रुचि का न होना, कार्य में इंटरेस्ट नहीं होगा, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, कार्य में त्रुटि भी, गलतियां भी कर देंगे आप। तो यही है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015। ऑप्शन नंबर का प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है कि भ्रामरी प्राणायाम का लाभ होता है कान रोग में, गले रोग में, आंख के रोग में, या इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमरी माने भौरे की तरह गुंजार, ऐसा याद कर लीजिए, गले का रोग दूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर गा। अच्छा, वो डाउट क्लियर कर लीजिए, एक ऊपर डाउट हो गया था। हाँ, शिविर में भाग लेते हैं, तो यहां छात्र छात्राएं, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी स्त्री पुरुष सब भाग लेते हैं। तो मैंने कहा ना स्त्री पुरुष, तो यहां पर छात्र छात्राओं में स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं, छात्र छात्राएं, डी ऑप्शन सही है। अब आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। देखो, राज्य का प्रारंभिक तथा अंतिम कार्य बताइए। ये राज्य का कार्य है, तो राज्य का प्रारंभिक तथा अंतिम कार्य हमेशा मानवाधिकारों का संरक्षण करना होता है। क्या लिखोगे? मानवाधिकारों का संरक्षण करना। फिर है मेरी दृष्टि में मानव मुक्ति शिक्षा से ही संभव है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। किसका है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है कि मेरी दृष्टि में मानव मुक्ति शिक्षा से ही संभव है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो लिखना, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी सन 1992 को हुई थी। 31 जनवरी सन 1992 को हुई थी। ठीक है, और शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा का एक समान उद्देश्य लिखिए, यानी शारीरिक शिक्षा और शिक्षा दोनों का एक समान उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान। दोनों का ही एक समान उद्देश्य है आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। जीवन के किस काल में शारीरिक विकास की दर सर्वाधिक होती है? शारीरिक विकास की दर माने सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है तो जीवन के शैशव काल में, यानी शैशवावस्था में, बचपन में, जब बच्चा छोटा होता, 3-4
साल का, 1 2 3 4 साल का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से विकास होता है शैशवा काल में। पेशियों की टूट फूट की मरम्मत के लिए आहार में किस तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए कि आपकी पेशी टूट जाए तो बहुत जल्दी सही भी हो जाए? तो इसके लिए आपको भोजन में यानी कि आहार में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा की जरूरत होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति हुई है युज धातु से, और युज धातु कहां से है? संस्कृत से है। तो आप लिखना योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है। इसके बाद पतंजलि हैं। पतंजलि योग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और योग के नाम पर तो बाबा रामदेव याद आते हैं, ठीक है। पतंजलि योग को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ, किसी को जवाब आता है इसका? बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा। ऐसे जबानी आपको याद होना चाहिए। अष्टांग योग का आपने नाम सुना होगा, कहे का अष्टांग योग का नाम सुना होगा, यही पतंजलि योग कहलाता है। प्राणायाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। बड़े सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। प्राण धन आयाम, प्राणायाम, ठीक है, प्राण और आयाम दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। इसके बाद लघुत्तरी आएंगे, और ये 2 अंकों के 9 सवाल आएंगे। मतलब 2 अंकों के 9 सवाल नहीं, हाँ 2 अंकों के 9 सवाल नहीं, 9 नहीं आएंगे भाई। 9 ही आएंगे क्या? नहीं, 9 नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 1 2 3 4 आएंगे, और ये 4 18 नंबर के होंगे, ठीक है। कुल मिला के नंबरिंग तो अपने हिसाब से स्कूल वाले कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, लेकिन 50 अंकों में सब विभाजित कर दिया जाता है, उससे ज्यादा विशेष मतलब नहीं है। पर लघुत्तरी है तो 50 शब्दों में उत्तर आप दे देना इसका, ठीक है। दीर्घोत्तरी है तो 100 शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में इसका उत्तर दे देना, बस हो जाएगा। टिप्पणी लिखिए, काहे पर टिप्पणी लिखना है? विकास का अधिकार पर टिप्पणी लिखना है। तो संक्षेप में आप लिखिए विकास का अधिकार। तो विकास का अधिकार एक सामूहिक और सार्वजनिक अधिकार है। कैसा है? सामूहिक और सार्वजनिक अधिकार है। इसमें जीवन, अभिव्यक्ति, संघ, मत, धर्म की स्वतंत्रता शामिल होती है। यह शिक्षा, आय, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण व अवसर से जुड़ा हुआ होता है। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास के प्रमुख संकेतक हैं। भोजन और स्वास्थ्य का अधिकार विकास के अधिकार के सूचक हैं। इन अधिकारों को लागू करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। विकास का अधिकार प्रत्येक मानव को है। प्रत्येक प्राणी जो मनुष्य रूप में जन्म लेता है तो उस प्राणी को विकास का अधिकार है, और इसकी जिम्मेदारी राज्य को होती है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है तो राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के उच्च पदाधिकारी या राज्य के मालिकाना हक जताने वाले राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी जो होते हैं, वैसे तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि विकास के अधिकार को लागू करे। फिर एक सवाल आता है, किशोरावस्था के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो एक तो सिद्धांत यह है स्टैनले हाल का, किशोरावस्था के विकास के मुख्य सिद्धांतों में एक स्टैनले हाल का सिद्धांत है। फिलहाल प्रतिपादक जो है आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक जो है स्टैनले हाल हैं, ठीक है। तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत किशोरावस्था का पहला सिद्धांत। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो पहला जो आकस्मिक विकास का सिद्धांत है इसके स्टैनले हाल हैं। ये नया नाम आपको लग रहा होगा, अभी तक आपने पढ़ा नहीं। आगे चल के जब आप शिक्षा शास्त्र लेंगे, एजुकेशन लाइन में जाएंगे, बीएड करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। मनोविज्ञान लेंगे तो आपको मिलेगा। तो किशोरावस्था के विकास के मुख्य सिद्धांतों में मैंने बताया आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक स्टैनले हाल हैं। किशोरावस्था को नया जन्म उन्होंने माना, और परिवर्तन अचानक होता है और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, ठीक है। दूसरा सिद्धांत आप लिखिएगा क्रमिक विकास का सिद्धांत। पहला कौन सा? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके समर्थक जो हैं थॉर्नडाइक हैं और किंग हैं, 2 लोग हैं।
कहते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे और क्रमिक होते हैं, क्रम से होते हैं और धीरे धीरे परिवर्तन किशोरावस्था के होते हैं, इनका मानना है थॉर्नडाइक और किंग का कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपस में संबंधित होते हैं, कि बाल्यावस्था समाप्त हो रही होती है और किशोरावस्था आ रही होती है। किशोरावस्था मींस टीन एज, टीन एज माने 13, 14, 16, 17, ये होती है किशोरावस्था। ठीक है, फिर अगला है डी ट्रेनिंग का क्या अर्थ है? डी ट्रेनिंग का अर्थ बताइए। डी ट्रेनिंग, अच्छा तो डी ट्रेनिंग का मतलब क्या है? डी ट्रेनिंग का अर्थ प्रशिक्षण से अवकाश या प्रशिक्षण में रुकावट। ठीक है, प्रशिक्षण से अवकाश या रुकावट ही डी ट्रेनिंग होती है। मतलब ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, मोनेटाइजेशन माने मुद्रीकरण, और डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण, अमुद्रीकरण, वही है डी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को खत्म करना। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग बंद होने पर शारीरिक क्षमता घट जाती है, और डी ट्रेनिंग के कारण, किस कारण से डी ट्रेनिंग होती है? आपको बीमारी आ गई, आपके चोट लग गई, दुर्घटना हो गई, खेल सत्र समाप्त हो गया, तो डी ट्रेनिंग हो जाती है। इससे शरीर का पूर्व अनुकूलन कम हो जाता है। पहले आप ट्रेंड थे, अब डी ट्रेनिंग हो गई, आपने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया है, तो शरीर जो है आपकी क्षमता घट गई। प्रशिक्षण की निरंतरता टूटने से डी ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है, आगे है जो जलनेत षटकर्म करते समय रखी जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए। जलनेति क्या होता है? पहली बार विशेषज्ञ के निर्देशन में ही जलनेति करना चाहिए। जलनेति के बाद भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना है। नाक सूखने हेतु अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। नाक जोर से नहीं पोंछनी चाहिए। जलनेति माने नाक में पानी वगैरह डाला जाता है, ठीक है, यही जलनेति होती है। तो ये सारी सावधानियां आपको रखनी है जलनेति क्रिया में, ठीक है। हाँ, और जलनेति क्रिया में मुंह से सांस ली जाती है, ये भी ध्यान रखना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन के जो प्रेरक प्रसंग हैं उनको विस्तार पूर्वक लिखिए, कि शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किया था, ठीक है, और उनके जीवन से संबंधित कुछ और प्रेरक जो प्रसंग हैं वो भी लिख सकते हैं, और उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। जो भी आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में पता हो वो आप लिखिए। घबराइएगा नहीं, क्योंकि कॉपी आपके विद्यालय के अध्यापक ही चेक करते हैं, तो घबराने की विशेष बात भी नहीं है। और जो आपको उनके बारे में पता है महापुरुष को, अभी यहां पर कहते स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखिए, स्वामी विवेकानंद के, अच्छा वो विवेकानंद थे जो शिकागो में किया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती। अभी आपसे कह दे कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखिए, दयानंद सरस्वती के बारे में लिखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए, महात्मा गांधी के जीवन के प्रेरक प्रसंग बताइए। तो जो चीजें आपको पता है उनके बारे में आप लिखिए अपने भावों से, ठीक है। किस भांति अहिंसा सभी धर्मों का मूल आधार है? तो समझा दो कि अहिंसा में बड़ी शक्ति होती है, जीवों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, प्राणियों पर दया करना चाहिए, यही विचार महात्मा गांधी का भी तो था। इस तरह आप लिख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा, अगला सवाल क्या है कि शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना पर प्रकाश डालिए, कि आधुनिक जमाने में शारीरिक शिक्षा क्यों अनिवार्य है और किस लिए जरूरी है, क्यों आवश्यक है। फिर योग शिक्षा के आप क्या समझते हो, योग शिक्षा के उद्देश्य बताओ। योग शिक्षा से क्या होता है? शरीर शुद्धि, शरीर का विकास, सब योग शिक्षा से होता है। तो इस तरह आपको ये पेपर मिलेगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, फादर्स डे कब मनाया जाता है, गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा खेल, किसमें कितने खिलाड़ी, राष्ट्रमंडल खेल क्या है, आईपीएल क्या है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, क्रिकेट पिच की लंबाई, गेंद का भार क्या होता है, वॉलीबॉल क्या होता है, फुटबॉल क्या होता है, कौन सी ट्रॉफी, कौन सा अवार्ड किस खेल से संबंधित है, इत्यादि प्रश्न भी नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूछे जा सकते हैं। खासकर योगासन से संबंधित सवाल, अष्टांग योग क्या है, पतंजलि योग के बारे में समझाइए, योग के और योगासन के आसन बताइए, अष्टांग योग के बारे में वर्णन कीजिए, योगासन क्यों आवश्यक है, योगासन पर टिप्पणी लिखिए, इत्यादि तमाम सवाल इस पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि सवाल कैसे बनेंगे और कहां से बनेंगे। पहले प्रीवियस ईयर में जो पेपर हो चुके हैं वो भी आप पढ़िए, ठीक है। वो कहां मिलेंगे? वो
वीडियो मिल जाएगा ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर, तो आप डालिए कक्षा 10 नैतिक शिक्षा मॉडल पेपर 2025 ज्ञान सिंधु, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर अभी एक दो और मैं करा दूंगा नैतिक शिक्षा के, वो भी पढ़ लेना।